हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। आज दृष्टि कंटिन्यू करेंगे हम लोग यूपीपीसीएस फ्री के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आरओ के लिए। ये क्लास नंबर 8 रहेगी। 7 तक जो हम लोगों ने स्टडी किया था, ये देखिए भारतीय साहित्यिक कृतियाँ हम लोगों ने देखा था, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक लोचन। इन तीनों कृतियों को यहाँ पे शामिल किया गया था ना, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमेटी ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। तो ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब यहाँ से ये क्लास नंबर 8 रहेगी। इनको इनको देखेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा, खासतौर से उन लोगों के लिए तो बहुत हेल्प करेगा जिन्होंने आज दृष्टि पढ़ी नहीं है, लास्ट टाइम तक व्यस्त होंगे, कहीं जॉब में होंगे, तो वो बहुत कम समय पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। पूरी आई दृष्टि यहाँ पे कवर की जा रही है, और बाकी जो हार्ड कॉपी से पढ़ रहे हैं उनके लिए रिवीजन के तौर पर ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं आज की क्लास नंबर 8 रहेगी। यहाँ पे देखो टॉपिक देखो, टॉपिक तो हम लोगों ने किया ही था, ये कुछ यहाँ पे छूट गया था, तो ये देख लीजिए। रामचरितमानस के जो क्रिएटर है, बहुत बेसिक फैक्ट है खैर, तो ये गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा में क्रिएट किया था इन्होंने। पंचतंत्र के जो क्रिएटर थे उनका नाम है पंडित विष्णु शर्मा, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है ये याद ना हो। जैसे ये दोनों फैक्ट तो बहुत बेसिक हैं। तीसरा जो फैक्ट है सहृदयलोक लोचन, इनका नाम है आचार्य आनंद वर्धन, क्रिएटर यही है सहृदयलोक लोचन के, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें पिछली क्लास में छूटी हुई थी, वो थी। अब इस क्लास का जो नया टॉपिक है ये है विश्व प्रेस सूचकांक 2024, यानी इसमें 2-4 बातें देखेंगे हम लोग। रिपोर्ट कौन बनाता है और भारत के बारे में इन्होंने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड फ्रीडम, ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसको बनाता कौन है। ये बनाया जाता है ये जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर यानी आरएसएफ, इनके द्वारा ये बनाया जाता है। इस इंस्टीट्यूशन का नाम एक बार पूछा गया था पीसीएस में, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये छोटा सा फैक्ट है, कभी कभी मैचिंग में पूछ लेता है। दरअसल ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो उसी दिन जारी करते हैं जिस दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हो। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है, इसी दिन ये लॉन्च की गई थी। इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, आरएसएफ के द्वारा। ठीक है, अब देखो इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। ये जो प्रेस इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, सबसे ज़्यादा फ्रीडम जो प्रेस को है वो कहाँ पे है, वो नॉर्वे में है। दूसरा स्थान डेनमार्क का है और तीसरा स्थान स्वीडन का है। तो देखो ये नाम जो है ना वो हर जगह दिखते हैं, तो बहुत कॉमन फैक्ट है। तो पॉसिबिलिटी रहती है पीसीएस के भी कि इनको पूछने का क्या मतलब है। तो बाकी जो फैक्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ये मुझे लगता है कि बाकी 3 फैक्ट से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंतिम स्थान प्रेस फ्रीडम में किसका है, इरिट्रिया का। और इरिट्रिया तो जान रहे हो ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये पार्ट है ना। चलो जल्दी से कमेंट करके बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। एक तो जान ही था यहाँ पर इरिट्रिया है ही, बाकी कमेंट करके बताइएगा। भारत की जो रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो है 159। कितने में, 180 कंट्रीज को यहाँ पे काउंट किया गया था। 2024 की स्थिति है 159 प्रेस फ्रीडम में है। और अगर 2023 की बात करें तो ये 161 थी। तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, +2 का इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, कठिन क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि पीसीएस पर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा, और स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टफ हो जाते हैं, लेकिन आप सारी चीज़ें अगर ठीक से पढ़े रहे होंगे तो आप मैनेज कर लेंगे। 2024 159 और 2023 161 प्रेस फ्रीडम का है। प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से पिलर है ना, तो ये इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है। 159 आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन, ये मैगजीन है एक, है ना, यूनाइटेड किंगडम की, यूके की एक पत्रिका है। एक ये रैंकिंग जारी करती है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो जो कि एशिया की बात हो रही है, तो हम लोग मेजर रोल अदा करते हैं एशिया में, तो देख लेंगे क्या चीज़ है यहाँ पे। पहला जो स्थान है यूनिवर्सिटी का एशिया में वो है सिंघुआ विश्वविद्यालय, यानी सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ये चाइना की है। अगर भारत की बात करें, ये देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो रैंकिंग देते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन का अलग है, यूएस का अलग है, तो सारी चीज़ें देखना पड़ता है। तो मैं एक वीडियो रैंकिंग्स का अलग से बना दूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अभी फिलहाल जो है इस हार्ड कॉपी के अनुसार, आई दृष्टि जो है हार्ड कॉपी, मैं उसी के अनुसार अभी यहाँ पे पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ एक टॉपिक को, वो हार्ड कॉपी से मैच कराते रहिएगा, उसको पढ़िए फिर यहाँ से रिवाइज करिए। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है, सिंघुआ विश्वविद्यालय, चाइना का है। और अगर भारत की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये टॉप कॉलेज होता है रिसर्च एंड R&D में, ये टॉप कॉलेज है इंडिया का। IISc बेंगलुरु, ये इंडिया का फर्स्ट है। ठीक है, इस रैंकिंग के अनुसार ओवरऑल अगर बात करें तो 32वीं रैंक है। ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो यही पूछेगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार, इस इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान कौन है। भारत का स्थान मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है, तो लगा देना IISc। ठीक है, चलिए इस रैंकिंग में सबसे अधिक विश्वविद्यालय जो काउंट किए गए हैं
वो जापान से है, एशिया की रिपोर्ट पढ़ रहा है, ठीक है, एशिया की, और टाइम्स के अनुसार पढ़ रहा है। टाइम्स ने जो दिया है अपना डेटा एशिया के बारे में, तो जापान से ज़्यादा है। अगर चाइना लगाने का मन हो आपको ऑप्शन करेक्ट करने का, तो इसको गलत कर देना, चाइना नहीं है, जापान है। दूसरे स्थान पर सबसे अधिक विश्वविद्यालय इंडिया से है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये हो गया टाइम्स के अनुसार एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। टॉप कॉलेज कौन है, चाइना का ही है, सिंघुआ, और भारत का कौन है, IISc, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं हैप्पीनेस में क्या स्थिति है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 इंपॉर्टेंट है, जरूरी है देखना कौन ज़्यादा प्रसन्न देश है, कौन अप्रसन्न देश है, दुखी देश कौन है। पैरामीटर बस यही है कि उनके नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की जाती है, ठीक है। फिनलैंड हमेशा से ही रहते हैं, ठीक है। फिन से जब मैं तैयारी करता था तो फन से याद करता था कि यहाँ पे फन बहुत है, यानी खुशी बहुत है, तो सबसे प्रसन्न देश यही है। तो विश्व का सबसे खुश देश फिनलैंड है। तो ये बहुत बेसिक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट कम है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा, अफगानिस्तान जो है वो विश्व का सबसे दुखी देश है। ऑप्शन में अगर सोमालिया दे देगा या फिर ब्रुनेई दे देगा या फिर युगांडा दे देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान यहाँ पे सबसे दुखी देश है इस रिपोर्ट के अनुसार। बाकी बच्चों और 30 वर्ष से कम आयु के जो युवा हैं, यूथ हैं, इनकी सूची में लिथुआनिया सबसे प्रसन्न देश है। तो देखो ये जो दोनों फैक्ट है ना, ये PCS के हिसाब से बहुत बेसिक फैक्ट है। हो सकता है इसको ना वो काउंट करे, इसको ना पूछना चाहे, ये पूछा जा सकता है PCS के अनुसार। बच्चों और 30 वर्ष के कम आयु के युवाओं में, चूंकि यूथ की बात है ना, तो यूथ की सूची में सबसे प्रसन्न देश कौन है, लिथुआनिया। तो ये अलग तरीके से क्वेश्चन बना सकता है PCS, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रैंकिंग की बात हो तो रैंक में है 126, 126 में स्थान पर भारत, 143 में। ये 2024 की स्थिति है, और 126 2023 में भी था। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। 126 पे हम लोग 2023 में भी थे और 2024 में भी हैं। और इंडेक्स कौन सा पढ़ रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक। 30 वर्ष से कम आयु में युवाओं में भारत की स्थिति जो है वो 127 की स्थिति है। अभी जो आप पढ़ रहे थे लिथुआनिया के बारे में, ये ग्लोबल लेवल पर पढ़ रहे थे आप। युवाओं की सूची में लिथुआनिया सबसे प्रसन्न देश है बच्चों और 30 वर्ष से कम आयु में, ठीक। और सिर्फ अगर भारत का ही पूछ ले, 30 वर्ष से कम आयु में युवाओं में भारत की स्थिति क्या है, 127 इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी 126 ओवरऑल रैंक है, और अगर यूथ की बात करें तो 127, थोड़ा सा पीछे, एक स्थान पीछे हो जाएगा ना। चलिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है ये, यहाँ पे देखेंगे भैया कौन हथियार सबसे ज़्यादा खरीदा है, कौन सबसे ज़्यादा बेचा है, यानी ट्रेड यहाँ पे देखते हैं, आर्म्स की ट्रेड देखते हैं। ये जो रिपोर्ट बताती है ये आर्म्स की ट्रेड बताती है। रिपोर्ट जानते हैं हथियार के बारे में जो रिपोर्ट बनाती है वो सिप्री ही बनाती है। फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग PCS के स्टूडेंट हैं। देखिए सबसे ज़्यादा हथियार कौन बेचा है, ऑब्वियसली अमेरिका ही बेचता है। कंपनी कौन सा है बताएंगे, उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, ठीक है। और ये सब बना लेते हैं, लॉकहीड मार्टिन जो है वो बंदूक से लेके एयरप्लेन तक बनाते हैं। तो अमेरिका का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में वो 42% है। ये देख रहे हैं कितना बड़ा डेटा है। तो एक 42, 11, 11 ये सब याद नहीं रखना है, लेकिन एक यहाँ पे कंपैरिजन आपको करना है कि कितना डिफरेंस है एक्सपोर्ट में हथियारों का। तो अमेरिका टॉप पे है, उसके बाद फ्रांस कर लेता है, रूस भी लगभग बराबर ही है फ्रांस के, या फिर एक कह लो कि रूस के बराबर फ्रांस है। चाइना का 5.8 है और फिर जर्मनी का 5.6 है। तो ये सीक्वेंस है यहाँ पे एक्सपोर्ट का। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है। अमेरिका अगर ऑप्शन नहीं दिया तो बाकी आपको याद रखना है फ्रांस और रूस, ठीक है। चलिए अब आया तक में देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, डबल स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। आया तक यानी इंपोर्ट, सबसे ज़्यादा हथियार मंगाता कौन है, ज़रूरत किसको हो रही है। भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। 9.8% का इंपोर्टर है हथियारों में भारत। उसके बाद सऊदी अरेबिया है, उसके बाद फिर कतर है, उसके बाद यूक्रेन है, फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान का भी ठीक ठाक है, यहाँ पे 5वें स्थान पे है। और ये स्थिति जो बताई है ना इस रिपोर्ट में, वो 4 साल की बताई है, 2019 और 2023। तो एक्सपोर्ट में आप लोगों ने जान लिया USA और इंपोर्ट में जान लिया इंडिया। तो ये तो बहुत ऊपर वाला फैक्ट हो गया। मान लो ऊपर का अगर नहीं पूछा गया तो आपको फिर दूसरे तीसरे नंबर का याद रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। तो PCS है वो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है ना। चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, पूछा गया हाल ही में विश्व का 8वां अजूबा किसे चुना गया, बताइए 8वां अजूबा। उससे पहले 7 भी पता होना चाहिए। 8वां अजूबा जो है, यानी ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो देखेंगे इन 8 को देख लेंगे। पहले जो रिसेंट में अभी चुना गया है उसको देख लेते हैं। 8वां है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में है।
बहुत बेसिक फैक्ट है, हम लोग जानते हैं। बाकी इसके बारे में देखिए, राजा सूर बर्मन द्वितीय हुआ करते थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था, अंकोर वाट मंदिर का। और जब निर्माण कराया था तो ये रिप्रेजेंट करता था भगवान विष्णु को, ठीक है, मूलतः भगवान विष्णु को ये समर्पित था, लेकिन बाद में 12वीं शताब्दी के अंत तक इसे बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। ये सारी चीज़ें क्लियर है, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ के रखे ही होंगे इन सब चीज़ों को। बाकी ठीक है, 8वां हम लोगों ने देख लिया, बाकी 7 भी देख लेते हैं। ताजमहल है ही, कोलोजियम ये इटली का है, मैं इमेज नहीं लगा पाऊंगा अभी, ठीक है, इतना समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक बार देखे रहेंगे, नामों को देखे रहेंगे तो आप कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। कोलोजियम ये इटली का है, कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई स्टेचू होगी या फिर कुछ होगी, कृति होगी। माचू पिच्चू एक पेरू का है, ठीक है। पेट्रा ये जॉर्डन का है। चीन की महान दीवार, ठीक है, ये तो चाइना है ही। द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर ये ब्राज़ील का है। और चिचेन इत्जा ये मैक्सिको का है। ये 7 तक हो गया था। 8वां नंबर है अंकोर वाट मंदिर को भी यहाँ पे स्थान दिया गया। ये 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो गया 2024 तक की स्थिति, ठीक है। अभी क्या चल रहा, आज कितना तारीख है, 27 है ना, 27 है, 27/10/2024 तक की ये स्थिति है। तो इनको ध्यान रखिएगा, हो सकता पूछ ले कि मतलब 4 ऑप्शन बना के दे देगा कि कौन सा नहीं है, तो इनको देखे रहेंगे तो मैनेज कर लेंगे आप। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। मार्च 2024 में नाटो का नया सदस्य किस देश को बनाया गया है। नाटो के बारे में जानते हैं ना, पॉलिटिकल और मिलिट्री ये अलायंस है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देशों का एक गठबंधन है। टोटल कंट्री 32 हो गई, यानी अभी जो रिसेंट में बना होगा वो 32वां बना होगा, और 32वां है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको देखिए, याओंडे घोषणा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि भैया ये क्या है, याओंडे घोषणा क्या है। आपको कीवर्ड याद रखना है मलेरिया। मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में प्रतिबद्धता के लिए या फिर मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में तुरंत कमी लाने के लिए अफ्रीकन कंट्रीज का ये रेजोल्यूशन है, ठीक है, संकल्प है। क्योंकि भाई मलेरिया कहाँ रहेगा सबसे ज़्यादा, जो सबसे गरीब कंट्रीज है। मतलब ये बेसिक सा फैक्ट है, अफ्रीकी देशों का ये ऐसा घोषणा पत्र। और ये फैक्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वैश्विक मामले जो हैं, वैश्विक मामले जो टोटल हैं यहाँ पे मलेरिया के 94% में 95% तो उन्हीं का हिस्सा है, अफ्रीकी देशों का। तो ये अपने आप में हब बना है मलेरिया का, तो ध्यान रखिएगा ये अंडे घोषणा। बाकी मलेरिया के बारे में ये पीडीएफ मैं पुरानी पीडीएफ को इंक्लूड किया हूँ, है ना। ये जो दृष्टि आईएएस की जो पीडीएफ होती है मैगजीन वाली, ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे ऐड कर दिया था, मैं काउंट कर दिया था, ताकि आपको जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएं। तो मैं यहाँ पे आपको आई दृष्टि के साथ साथ दृष्टि का भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि बेस्ट से बेस्ट आपको यहाँ पे हेल्प हो पाए। मलेरिया के बारे में देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी पैरासाइट हम लोग पढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी पैरासाइट से होता है ना मलेरिया भाई, ये तो समझ रहे होंगे, पैरासाइट्स के कारण होता है, ठीक है। प्रसारित करने वाला जो है वो क्या है, मादा एनाफ्लीज मच्छर है, मादा होती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर। जो प्रजातियां हैं परजीवी इस परजीवी की, प्लाज्मोडियम की, वो देखिए। एक का नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, बहुत कॉमन है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, साइंस में भी कई बार पढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नोलेसी। और सबसे डेंजरस कौन है, नंबर 1 और नंबर 2, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। और यही अक्सर आप लोग पढ़ते भी होंगे, ठीक। फिर भी 5 का नाम याद होना चाहिए, साइंस से कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो डाल देगा। रिसेंटली में अगर बात करें 2023 में, तो वेलीज, अजरबैजान, तजिकिस्तान को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। चलिए 25 अप्रैल को क्या होता है, विश्व मलेरिया दिवस। ये डेज के लिए इंपॉर्टेंट है, दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हो जाएगा तो ना। चलिए इसको देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024, आतंकवाद के बारे में देखेंगे, कहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकवाद है या फिर अफेक्टेड कौन है, कौन सी कंट्री टेररिज्म से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, कई बार इसको पढ़े हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो कई रिपोर्ट बनाती है। आप लोग कमेंट करके बताइए आईईपी जो है वो और कौन सी रिपोर्ट बनाता है, कौन सा सूचकांक बनाता है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था वीडियो में। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश जो है वो है ये जो बुर्किना फासो, दूसरा है इसराइल, तीसरा है माले, ठीक है, ये इस रिपोर्ट ने बताया है। और अगर ग्रुप की बात करें, ये तो कंट्रीज थी, अगर ग्रुप की बात करें तो इस्लामिक स्टेट यानी आईएस को विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह घोषित किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार। भारत की स्थिति है 14th, यानी भारत में भी अच्छा खासा आतंकवाद है ना, आतंकवाद से अफेक्टेड है, वो देखते रहते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर में। तो ये 14 जो रैंक है आपको ध्यान रखना है, हो जाएगा ये तो। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, नेपाल की पर्यटन राजधानी किस स्थान को बनाया गया है, उसका नाम है पोखरा, ठीक है, पोखरा भी हो जाएगा।
चलिए, कुछ टॉपिक जो होते हैं ना दृष्टि के, तो उसको मैं फिर क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि जो जहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल में बता देता हूँ, जो कम इंपॉर्टेंट होता है उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में बना देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था किसे घोषित किया गया? अगर इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो ये सिंगापुर ही रहता है, ठीक है। और जो हमेशा से रहता है तो वो बहुत बेसिक हो जाता है, वो पूछता नहीं है फिर पीसीएस। तो उसके जो दायमा चीजें हैं उनको ध्यान से पढ़ा कीजिए, वो पूछा जाता है। इस रिपोर्ट को बनाता कौन है? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है। भारत को जो इन्होंने डाला है जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी का नाम है प्राय गैर स्वतंत्र, यानी मोस्टली अनफ्री है। आर्थिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो ये मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में इन्होंने डाला है अपनी रिपोर्ट में भारत को, तो ये ध्यान रखना, प्राय गैर स्वतंत्र। चलिए, एक और क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा है? बौद्धिक संपदा में अमेरिका ही हमेशा रहता है, इन्हीं को आप देखेंगे। पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर यूके है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है, और भारत की स्थिति 42 है। ये जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन है ना, बहुत बोरिंग टाइप के होते हैं, लेकिन क्या करें, सिलेक्शन लेना है तो स्किप कर नहीं सकते, उसको रटना ही रटना है किसी भी तरीके से, आप चाहे कोडिंग से करें या फिर 5-6 बार पढ़ के करें। देखिए नेक्स्ट, देखिए यह है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। अब आई दृष्टि में 2024 का डेटा है नहीं, आपके पास जो हार्ड कॉपी है ना उससे आप टॉपिक मैच कराते रहिए। तो जो है जिस स्थान पर मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ, और जो रिपोर्ट लेटेस्ट में आ गई मैं उसको अपडेट भी कर दे रहा हूँ। जैसे नोबेल प्राइज का जो डेटा दिया है आई दृष्टि में वो 2023 का दिया है, तो मैंने यहाँ पे 2024 का यहाँ पे आपको अवेल कराया है, और साथ में 2023 का भी यहाँ पे साथ में ऐड कर दिया हूँ पीडीएफ, तो आपको कंपैरिजन करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए अभी तो लेटेस्ट यही है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है 2023। यहाँ पे देखिए ये यार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ये जो इंडेक्स बनाता है, ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसको बनाया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। ये रिपोर्ट क्या बोलती है? मेजर फैक्ट क्या है यहाँ का? अधिकांश देशों ने सर्वाधिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार का समाधान करने में बहुत कम या फिर कोई प्रगति नहीं की है। भ्रष्टाचार में कोई प्रगति नहीं है किसी भी देश की, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे तो हेल्प करेगा ये फैक्ट आपके लिए। बाकी ये चीजें तो यार हम लोग हर साल पढ़ते ही हैं। स्कोर 0 का मतलब अत्यधिक भ्रष्ट है, स्कोर पूछना कठिन क्वेश्चन हो जाता है ना। तो कभी कभी पूछता भी है पीसीएस, ऐसा नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन में स्कोर भी पूछ लेता, रैंक ना पूछ के स्कोर पूछ लेता, और 100 का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त। तो ऐसा तो कोई कंट्री मुझे नहीं लगता कि होगा, ठीक है। सबसे कम भ्रष्ट देश जो है वो डेनमार्क है, इनको पहला स्थान दिया गया है, और दूसरे स्थान पर यहाँ पर संयुक्त रूप से पूछा गया है फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ये संयुक्त रूप से है। अब देखो भ्रष्टाचार की बात है ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप लोग खुद से सोचा कीजिए। यहाँ पे इंडिया का स्थिति ज्यादा पूछना इंपॉर्टेंट है ना, इंडिया में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, वो ये सब नहीं पूछेगा आपसे, ये लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट रिपोर्ट ने बताया तो यहाँ पे मैं मार्क कर दिया हूँ, यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, बट ये पूछा नहीं जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे भारत के बारे में। तो भारत की रैंक है यहाँ पे CPI 2023 में 93 और स्कोर है 39। आपको दोनों चीजें याद रखनी है, स्कोर भी याद रखना है और रैंक भी याद रखनी है। और 22 की स्थिति क्या थी? 85, यानी हम लोग और डी ग्रेड हुए भ्रष्टाचार में। उस टाइम पे स्कोर 40 हुआ करता था 2022 में, ठीक है। सबसे भ्रष्ट देश जो है वो सोमालिया। यहाँ पे तो पायरेट्स रहते हैं ना, पायरेट्स समझते ना, समुद्री जो आतंकवादी हैं, समुद्री लुटेरे जो हैं, आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए, लुटेरे और आतंकवादी में बहुत फर्क है। चलिए इसको देखिए, गरबा के बारे में क्या है? ये गरबा नृत्य होता है, एक डांस है, ठीक है, गुजरात का, ये भी जानते हैं हम लोग। खास बात क्या है, अभी रिसेंट में न्यूज क्या है? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इसमें इसको शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, गरबा को अभी शामिल किया गया है। और ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है, भारत में अब टोटल कितने हो गए हैं? 15 हो गए हैं, इसको जोड़ के गरबा जो है वो 15वें नंबर का है। तो बाकी 14 भी हम लोग देखेंगे अभी। गरबा के बारे में सब तो जानते हैं, वीडियोस पर देखते रहते हैं, शॉर्ट्स में हम लोग देखते रहते हैं, यूट्यूब में। भक्तिपूर्ण नृत्य है, ठीक है। घड़ों में होल करके, छेद करके डांस किया जाता है माता जी के चारों तरफ, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। चलिए अब जो भारत की 15 जो अमूर्त विरासत हो गई है, सांस्कृतिक विरासत जो हो गई है, उनको देख लेते हैं। एक रामलीला है, वैदिक मंत्र उच्चार जो था, ये देखो, ये देखते रहना, ईयर देखते रहना, जैसे पूछ लेगा, मान लो अभी रिसेंट का ना पूछे तो इस क्वेश्चन को, मतलब करंट अफेयर्स को रेफरेंस लेके सबसे पहला वाला पूछ ले, है ना, पॉसिबिलिटी तो है ही ऐसा पूछने का। तो यहाँ पर रामलीला के बारे में पूछ ले कि रामलीला को कब यहाँ पे इंटेंजिबल ये जो हेरिटेज है इसको कब यहाँ पे मान्यता मिली थी, तो 2008 आपको याद रखना पड़ेगा। या फिर सबसे पहली वाली
कल्चरल हेरिटेज पूछ ले इंटेंजिबल वाली, तो रामलीला आपको याद रखना है। ठीक, बाकी यहाँ पे मेंशन किया हूँ, इनको देख लीजिए। 15 रामलीला है, वैदिक मंत्रोच्चार है, कुट्टी यत्तम है, ये संस्कृत नाट्यकला है, ये तीनों ही 2008 की हैं। उसके बाद रमन है, रमन यानी ये गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव होता है, इसको 2009 में ऐड किया गया था। फिर मुड़ी एट्टे है, ये केरल का नृत्य नाटक है, ये 2010 में ऐड किया गया था। कालबेलिया है, ये राजस्थान का लोकगीत है। छऊ है, लद्दाख का बौद्ध मंत्र उच्चार है। संकीर्तन है, मणिपुर का। पंजाब की बर्तन बनाने की शिल्प कला है। फिर 2000 यहाँ पे योग है, नवरोज है, कुंभ मेला है, कोलकाता की दुर्गा पूजा है, ये अभी तक हम लोग पढ़ते ही आ रहे थे, और अभी रिसेंट में ये गरबा हो गया। ठीक हो जाएगा ना। तो इन 15 में से अगर क्वेश्चन कठिन पूछेगा तो बस एक को रिजेक्ट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नहीं है, और बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछेगा तो फिर यही पूछ लेगा कि अभी रिसेंट में ये जो इंटेंजिबल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, वो किसको दिया गया, मान्यता किसको दी गई, या फिर किसको शामिल किया गया, तो फिर गरबा लगा देना। हो जाएगा। चलिए CCPI इंडेक्स देखते हैं। एक इंडेक्स होता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, इसमें रैंकिंग हमेशा बेकार रहती है। और एक है CCPI यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें रैंकिंग हम लोगों की ठीक ठाक रहती है, क्योंकि हर एक इंडेक्स को बनाने का पैरामीटर अलग है, ये अलग पैरामीटर पे बनाया जाता है और EPI अलग पैरामीटर पे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट इंडेक्स हैं। इसको बनाने वाली संस्था कौन है, एक बार ये भी पूछा गया है, जर्मन बॉच है, साथ में क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल है और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है। ये 3 इंस्टीट्यूट इस इंडेक्स को बनाती हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया था एक बार PCS में, तो उसमें ऑप्शन उस टाइम पे जर्मन बॉच ही था, बाकी इन 2 इंस्टीट्यूट का नाम नहीं था। तो ठीक है, जर्मन बॉच तो मेजर इंस्टीट्यूट है ही, बाकी इन दोनों को भी याद रखना है आपको। ठीक, देखो इसमें ये जो CCPI है ये 4 पैरामीटर पे बनाई जाती है, 4 आयाम है, और एक आयाम है GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेस का जो आप उत्सर्जन कर रहे हैं, इसका वेटेज जो है 40% है, 40%। नवीकरणीय ऊर्जा का वेटेज 20% है, ऊर्जा उपयोग का वेटेज 20% है, और जलवायु नीति का वेटेज भी 20% है, टोटल हो जाता है 100%। तो यार अब ऐसी कंट्री तो कोई होगी नहीं कि जो इन सब चीज़ों को फॉलो कर पाए, है ना, या फिर अचीव कर पाए, तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है। तो इस रिपोर्ट में ऐसा बताया भी गया है कि किसी भी देश द्वारा इस स्तर को प्राप्त नहीं किया गया, प्रथम 3 स्थानों तक कोई भी देश नहीं है। इसका मतलब है कि जो टॉप कंट्री है या फिर जो शीर्ष पे है वो चौथे नंबर से शुरू होगी। ठीक है, तो डेनमार्क का स्थान सर्वोच्च रैंक है, लेकिन रैंक चौथी है, क्योंकि 1, 2, 3 ये रैंक किसी को दी नहीं गई है, क्योंकि ये अचीवमेंट है नहीं किसी की 40, 20, 20, 20। क्लियर इतनी बात है। चलिए, और सऊदी अरब की यहाँ पर रैंक सबसे गंदी है, डेनमार्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, सऊदी अरब अंतिम रैंक है CCPI में। विश्व का सबसे बड़ा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है, एमीटर है, वो चाइना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, और चाइना का स्थान देखिए 51 है, 51। ये मैं याद रखने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, कंपैरिजन के लिए लिख रहा हूँ। 51वीं पोजीशन है, और टोटल कंट्रीज कितनी यहाँ पे हैं CCPI में, 67 + 1, 67 कंट्रीज है, और एक यूरोपियन यूनियन होती है, यानी एक संघ है और बाकी कंट्रीज हैं, इसलिए यहाँ पे 67 + 1 लिखा हुआ है, +1 का मतलब यूरोपियन यूनियन। तो ये जनरल फैक्ट हो गया हम लोगों के लिए। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक एमिटर जो देश है वो चाइना है। इसका दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक कौन है, USA, इनका स्थान 57 है। टोटल हम लोग 68 मान लेते हैं ना, 68 कंट्रीज हैं मान लेते हैं कुछ देर के लिए, और भारत की स्थिति है 7वीं। तो यहाँ पे देखिए रैंक कितनी अच्छी है, यहाँ पे रैंक कितनी अच्छी है। और अगर भाई EPI की बात करें तो यहाँ पे लगभग अंतिम में रहते हैं, यहाँ पे लगभग अंतिम में, लेकिन इस बार अंतिम में नहीं है, ध्यान रखिएगा, कल की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। CCPI 7th पोजीशन। चलिए कमेंट करके बताइए EPI में भारत की रैंक क्या है, जल्दी से बताइए। टॉप देख लेते हैं, यहाँ पे टॉप रैंक किसकी है, डेनमार्क की, लेकिन चौथी रैंक है, पहली दूसरी तीसरी किसी को दिया नहीं गया। फिर एस्टोनिया है, फिर फिलीपींस है, फिर भारत है, यानी चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां ये टॉप है। अगर डेनमार्क नहीं पूछा तो फिर ये चारों ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, और एस्टोनिया आप लगा नहीं पाएंगे क्योंकि भूल जाएंगे। तो ये एस्टोनिया को याद रखना है कि सबसे टॉप जो है CCPI में, अगर डेनमार्क ऑप्शन में नहीं दिया PCS ने एग्जाम में, तो एस्टोनिया आप लगा पाओ, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो 2-3 बार इस वीडियो को हाई स्पीड पे बिल्कुल निपटा देना, तो सब हो जाएगा। और अगर लास्ट की बात करें तो ये तो फैक्ट हम लोगों ने देख लिया ऊपर, सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, इनका नाम है टेलर स्विफ्ट, ये सिंगर है, हम लोग जानते हैं। कुछ फैक्ट और इनसे मिलते जुलते हैं, इनको देखिए। CEO ऑफ द ईयर सैम अल्टमैन, एथलीट ऑफ द ईयर ये लियोनेल मेसी साहब हैं, और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर
एलेक्स नेवेल है। तो ठीक है, ये मेजर फैक्ट हो सकता है, बाकी इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब पीसीएस से भाई कुछ भी मतलब पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो सब लोग पढ़ेंगे ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान कम जाएगा लोगों का, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नोबेल अवार्ड पढ़ते हैं। नोबेल अवार्ड 2024 मैं बता दूं, आज दृष्टि जो है ना हम लोगों के पास अभी रिसेंट वाली, उसमें डेटा 2024 का है नहीं, अभी 2023 तक का दिया है। आप लोगों के पास हार्ड कॉपी है, आप देख ही रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोग 2024 का देखिए, बाकी 2023 का भी मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ पीडीएफ, तो उससे थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो आपको दोनों ईयर का हो जाएगा, 24 का भी हो जाएगा और 23 का भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे बस सिंपल नेम लिखा हूँ और जो उन्होंने काम किया बस वो लिखा हूँ, इमेज वगैरह मैं नहीं डाल पा रहा हूँ अभी यहाँ पे। मेडिसिन में देखिए सबसे पहले विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन, माइक्रो आरएनए जो होता है इसकी खोज की है इन्होंने, और ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है जीन रेगुलेशन में। तो अगर नाम ना पूछेगा तो वो काम पूछेगा, ठीक है, तो काम भी याद रखना कि चिकित्सा के फील्ड में जो नोबेल दिया गया है वो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। क्लियर है। भौतिकी में देखिए, फिजिक्स में देखिए, इनका नाम है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इनका नाम याद रखना है। केमिस्ट्री में देखिए डेविड बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन जंपर। पीसीएस की कोशिश रहती है कि जिनको सिंगल ही मिला है ना वो ज़्यादा पिकअप करता है। जैसे साहित्य का है, लिटरेचर की अगर बात करें तो लिटरेचर में एक ही लोग को मिला है, उनका नाम है हॉन कॉन्ग, साउथ कोरिया की राइटर है, इनको मिला है, तो इनका पूछा जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा बन रही है। शांति के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति सुपर इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेडिसिन का भी थोड़ा बहुत हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे साहित्य और शांति का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शांति के लिए देखिए किसको मिला है, इनका नाम है निहोन हिडाक्यो, ठीक है, निहोन हिडाक्यो। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के लिए इन्होंने प्रयास किए हैं, काफ़ी प्रयास किए हैं, उसी के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए, और इकोनॉमी में किसको मिला है, आर्थिकी में डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। अब याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, शांति और साहित्य का तो रख ही लेना याद। चलिए, ये 2023 का है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, मैं जब पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए, तो मैं अभी इसको हटा दे रहा हूँ। ये 2023 के बारे में काफ़ी चीज़ें हम उन्होंने डिस्कस की थी, तो यहाँ पे 1-2 मिनट हमारा बच जाएगा डिक्टेशन का। चलिए इसको देखिए, ये है आपका दृष्टि का यूनेस्को के रचनात्मक शहर जो है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी, ऐसे शहर जो स्थानीय स्तर पर रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योगों को अपनी विकास योजना के केंद्र में रखता है, ऐसे शहरों को बोला जाता है रचनात्मक शहर, क्रिएटिव। बाकी बहुत आसान सा शब्द है, आप लोग समझते होंगे उस चीज़ को। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शहर दिवस, ठीक है, विश्व शहर दिवस। इसी के अवसर पर 55 शहरों को जोड़ा गया है। आपके काम की चीज़ जो है वो है बस ये, कोझिकोड साहित्य की कैटेगरी में और ग्वालियर संगीत की कैटेगरी में। आपको बस ये 2 याद रखना है कि किन 2 शहरों को जोड़ा गया है, ठीक है। बाकी इन दोनों के बारे में देख लेते हैं, कोझिकोड के पास क्या है ना, और ग्वालियर के पास क्या है। तो ग्वालियर के पास है संगीत का शहर, इसको जाना जाता है, यहाँ के तानसेन है, बेजू बाबरा है, तो अपने आप में फेमस है, तो इनकी अपने आप में एक वैल्यूएबल क्रिएशन है। भारत के कुल शहर कितने हो गए, अब 8 हो गए, अभी तक 6 थे, 2 अभी जोड़ दिए गए, तो टोटल हो गए 8। तो जो अभी 2 जोड़े गए हैं, एक कोझिकोड है, एक ग्वालियर है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं, बाकी 6 देख लेते हैं। पहला जयपुर था, फिर बनारस था, फिर चेन्नई था, फिर मुंबई था, फिर हैदराबाद था, फिर श्रीनगर था, और लास्ट में ये 2 जोड़े गए 2023 में, कोझिकोड और ग्वालियर। ये है क्रिएटिव सिटी, ठीक है। ये रेफरेंस किसका होता है इसका, यूनेस्को का, यूनेस्को बनाता है। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा किसे दिया, इसका नाम है धोर्डो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, धोर्डो, कच्छ जिला, गुजरात। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव एक इनिशिएटिव है UNWTO की। 2023 में 54 गांव वैश्विक स्तर पर चयनित है। बाकी 54 से हमें मतलब नहीं है, हमें बस भारत से मतलब है कि भारत में कौन सा जोड़ा गया। भारत का गांव जोड़ा गया धोर्डो, ठीक है, धोर्डो आपको याद रखना है, गुजरात का है। 2023 से पहले भी एक गांव को शामिल किया जा चुका है जिसका नाम है पोचमपल्ली। 2021 में जोड़ा था UNWTO ने, और अभी 2023 में जोड़ा गया है धोर्डो को, तो अभी तक 2 हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, या तो ये टोटल पूछ लेगा, या फिर रिसेंट का पूछ लेगा, या फिर 4 ऑप्शन बना के ये दे देगा कॉम्बिनेशन बना के कि इनमें कौन कौन से नहीं है। तो ये 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है इसमें कि पर्यटन गांव का जो दर्जा मिला है वो दोनों गांव कौन कौन से हैं, पोचमपल्ली, धोर्डो, टोटल 2 हैं।
बाकी जो आएगा आपको रिजेक्ट कर देना। क्लियर है? चलिए इसको बताइए जल्दी से, भारत का पहला सौर शहर कौन है? सोलर सिटी। सोलर सिटी है सांची, ये भारत की पहली सोलर सिटी है। और एक फैक्ट मिलता जुलता, फर्स्ट 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गांव। ठीक है, मोढेरा गांव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी गुजरात से ही है। चलिए इसको देखिए, वैश्विक पेंशन सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट किस लिए हो सकता है? क्योंकि भाई बहुत बहस चलती है, एनपीएस पे चलती है, यूपीएस पे बहस चलती है। आजकल नया भी एक स्कीम आ गई है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्या है? विभिन्न देशों की रिटायरमेंट इनकम सिस्टम का तुलनात्मक अध्ययन इस सूचकांक में किया जाता है। ये भैया 3-4 श्रेणी में अपना बताता है कि हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, ए ग्रेड में बनाते हैं, बी प्लस में बनाते हैं, बी में बनाते हैं, सी प्लस में बनाते हैं। इस तरीके से उन्होंने श्रेणियाँ दी हैं। हम लोग को कुछ भी नहीं सीखना है, बस भारत के अलावा कि भारत किस कैटेगरी में है। यहाँ पे भारत का देख लीजिए, भारत की रैंक जो है 45 है, डी ग्रेड में रखा गया। और डी ग्रेड है क्या? कुछ वांछित विशेषताएं और कुछ बड़ी कमियां भी यहाँ पे। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में चल रही है एनपीएस, ओपीएस तो है नहीं, किसी किसी स्टेट में हो सकती है एनपीएस, ये नेशनल लेवल पे एनपीएस ही चलती है। बाकी अभी यूपीएस एक ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, आप एनपीएस में रहना चाहते हैं तो एनपीएस में रहिए, अगर यूपीएस में आना चाहते हैं तो यूपीएस में रहिए। ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी पे ही छोड़ा है गवर्नमेंट ने। तो इसकी विशेषताएं अलग हैं एनपीएस की, और यूपीएस की विशेषताएं अलग हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ मिलता हुआ यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि डी ग्रेड का मतलब क्या है? कुछ वांछित विशेषताएं भी हैं और कुछ बड़ी कमियां भी हैं। तो ये डी ग्रेड याद रखना। ठीक है, पेंशन स्कीम की जो स्थिति है भारत की वो डी ग्रेड में है। पेंशन के मैटर में नीदरलैंड सबसे उच्च स्थान पर है और भारत की रैंक है 45। पहले स्थान पर एमआईटी रहता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कैम्ब्रिज, थर्ड यहाँ पे कैम्ब्रिज। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चूंकि दिया था इस दृष्टि ने तो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे कि आप पूरा टॉपिक कवर नहीं करा रहे हैं। तो मैं लाइन से यहाँ पे सब टॉपिक को कवर करा रहा हूँ और जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर आपको बता देता हूँ। इंडिया की अगर बात करें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से तो आईआईटी बॉम्बे को स्थान दिया है इन्होंने, आईआईटी बॉम्बे को। फिर आईआईटी दिल्ली है। ठीक है, आईआईएससी बेंगलोर थर्ड पे है। लेकिन अगर एशिया की बात करें, जो टाइम्स बनाता है ना, टाइम्स हायर एजुकेशन जो बनाता है, टाइम्स आईआईएससी को प्रेफर करता है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है बेंगलोर वाला, R&D के लिए बहुत जाना जाता है आईआईएससी। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि आईआईएससी कहाँ पे टॉप है और आईआईटी बॉम्बे कहाँ पे है। आईआईटी बॉम्बे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार टॉप पे है और आईआईएससी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से, और जो बनाती है टाइम्स मैगजीन, पत्रिका है ये टाइम्स मैगजीन। ठीक है, यूके की। चलिए, भूख सूचकांक में देखिए, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सुपर इंपॉर्टेंट। इसमें बस भारत के बारे में पूछा जाएगा कि रैंकिंग कितनी है, 111 है। ठीक है, 111 रैंक है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फ एक संस्था है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। केंद्रीय विषय देखिए, खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति। लेस इंपॉर्टेंट, ये मोर इंपॉर्टेंट, ये लेस इंपॉर्टेंट। अब फैक्ट देखिए रिपोर्ट के, यहाँ पे सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारी चीजें आप लोग मान के चला कीजिए कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इसको मान के चलेंगे तो आप कम से कम हर एक रिपोर्ट का, हर एक टॉपिक का 3 से 4 कम से कम बातें याद रखेंगे। ये रिपोर्ट क्या बता रही है? हंगर इंडेक्स में मेडागास्कर जो है ये अल्प पोषण की दर यहाँ पे सबसे ज्यादा है। पहला फैक्ट। अगर पूछेगा कि मल न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मेडागास्कर लगा देना है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, दुबलापन यानी वेस्टिंग, तो ये भारत के पास ज्यादा है, भारत के पास ज्यादा मामले हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन की अगर बात करें, यहाँ पे वेस्टिंग की बात हो रही थी, यहाँ पे ठिगनापन की बात हो रही है। तो ये तो सब पढ़ते रहे होंगे ना भाई, वेस्टिंग, स्टंटिंग, ठिगनापन के मामले सर्वाधिक कहाँ पे है, बुरुंडी में। और अगर बच्चों की मृत्यु दर में बात करें, 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर में, तो ये नाइजर में सबसे ज्यादा। 3 फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं। नाइजर पढ़ा है मृत्यु दर में, स्टंटिंग में पढ़ा है बुरुंडी, और वेस्टिंग में पढ़ा है भारत। और भारत की रैंकिंग 111 हम लोगों ने डिस्कस किया है ये। ठीक है, और अंतिम स्थान में कौन है, मध्य अफ्रीका गणराज्य। ये नहीं पूछेगा, ये क्यों पूछेगा, भूख के बारे में, वो दूसरे देश के बारे में क्यों पूछेगा, पहले खुद के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बी पार्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का खत्म हो गया। अब कल से शुरू करेंगे सी पार्ट, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। क्लियर है? चलिए, तो फिर आप लोग इसको देखिए, बढ़िया से रिवाइज कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, है ना, थोड़ा सा बल आ जाता है। हमें भी चलते हैं, शुक्रिया।